चौगड़ आदमखोर भाग 2। उस रात मैंने पेड़ का चयन सावधानी से किया और उसका इनाम मुझे रात भर की शांति से भरी हुई नींद से मिला। अंधेरा होने के कुछ ही देर बाद जोर जोर से बाघों की आवाज सुनाई देती है। कुछ ही मिनटों में घाटी में एक गोली की आवाज गूंज उठती है। मवेशी खाने से भी शोर पुकार की आवाज सुनाई पड़ती है। लेकिन रात के अंधेरे में अचानक ये सारे शोर कहीं गायब हो जाते हैं। अगले दिन दोपहर तक मैंने घाटी के हर हिस्से का पता लगा लिया था कि अचानक बारिश होने लगी और मैं दलकानिया में अपने आदमियों से मिलने के इरादे से पहाड़ी की चढ़ाई कर रहा था। तभी मुझे मवेशी खाने की दिशा से एक लंबी सी कूक सुनाई देती है। कूक की आवाज बार बार आ रही थी और जब मैंने जवाब देने के लिए आवाज लगाई तो मैंने देखा कि एक आदमी एक उभरी हुई चट्टान पर चढ़ा हुआ था और एक सुविधाजनक स्थान पर उसने आकर घाटी के उस पार से चिल्लाया कि क्या मैं वही साहब हूँ जो नैनीताल से नरभक्षी को मारने आया है। जब मैंने हाँ कहा तो उसने मुझे बताया कि उसके मवेशी दोपहर के समय घाटी की ओर चले गए थे और जब वह मवेशी खाने में पहुंचकर उनकी गिनती कर रहा था तो उसने पाया कि एक सफ़ेद गाय गायब थी। उसे संदेह था कि गाय को बाघों ने मारा है जिन्हें उसने पिछली रात चिल्लाते हुए सुना था। जहां मैं खड़ा था उससे कुछ आधा मील पश्चिम में। उसकी जानकारी के लिए इस बात का धन्यवाद करते हुए मैं खड्ड की जांच करने के लिए निकल पड़ा। मैं खड्ड के किनारे थोड़ी ही दूर गया था कि मुझे भागते हुए मवेशियों के पद चिन्ह दिखाई दिए और इन पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए वापस आते समय मुझे वह स्थान ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं हुई जहां गाय को मारा गया था। गाय को मारने के बाद बाघ उसे खड़ी पहाड़ी से नीचे खड्ड में ले गए। ढलान के साथ पहुंचना वहां उचित नहीं था, इसलिए मैं नीचे जाते हुए एक बड़ा चक्कर लगाते हुए उस स्थान पर पहुंचा जहां मुझे खड्ड के दूसरी ओर शिकार दिखने की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। खड्ड का यह भाग उस भाग की तुलना में कम ऊंचा था जिससे शिकार को ले जाया गया था और युवा ब्रैकन से भरपूर था। यह शिकार करने के लिए आदर्श भूमि थी। कदम कदम पर छाया में मैं झाड़ियों के बीच से छिपता छिपाता अपना रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ता गया जो मेरी कमर तक पहुंच रही थी और जब मैं खड्ड के तले से लगभग 30 गज की दूरी पर रहा होऊंगा तो मेरे सामने एक हलचल ने मेरा ध्यान खींचा। एक सफेद पैर अचानक हवा में उछला और हिंसक रूप से उत्तेजित हुआ और अगले ही पल एक गहरे गले से दहाड़ सुनाई दी। बाघ शिकार का आनंद ले रहे थे और किसी छोटे से निवाले के कारण उनके बीच मतभेद हो रहा था। कई मिनटों तक मैं बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। मैं उनके पैरों की हलचल महसूस कर सकता था, लेकिन गुर्राहट की आवाज दोबारा नहीं आई। पास जाना उचित नहीं था क्योंकि अगर मैं बिना देखे 30 गज की दूरी तय करने में सफल हो भी जाता और बाघों में से एक को मार भी देता तो दूसरा बाघ मुझसे टकरा जाता और मैं जिस जमीन पर था उसमें मुझे खुद को बचाने का कोई मौका नहीं मिलता। मेरी बाईं ओर लगभग 20 गज की दूरी पर और बाघों से भी लगभग उतनी ही दूरी पर चट्टान का एक उभार था जो लगभग 10 से 15 फीट ऊंचा था। अगर मैं बिना दिखे इस चट्टान के तट तक पहुंच पाऊं तो पूरी संभावना थी कि मैं बाघों पर आसानी से निशाना लगा सकता। हाथ और घुटने के बल पर गिरते हुए
और राइफल को अपने सामने धकेलते हुए मैं झाड़ियों के बीच से रेंगते हुए चट्टान की शरण तक पहुंचा। सांस लेने के लिए 1 मिनट रुका और यह सुनिश्चित किया कि मेरी राइफल लोडेड है, और फिर चट्टान पर चढ़ गया। जब मेरी आंखें ऊपर की ओर थी तो मैंने देखा उन 2 बाघों को। एक गाय के पिछले हिस्से को खा रहा था, जबकि दूसरा उसके पास लेटा हुआ अपने पंजे चाट रहा था। दोनों बाघ लगभग एक ही आकार के लग रहे थे, लेकिन जो अपने पंजे चाट रहा था वह दूसरे से कई रंगों में हल्का था। यह निष्कर्ष निकालते हुए कि उसका हल्का रंग उम्र के कारण था और वह बूढ़ा नरभक्षी था, मैंने बहुत सावधानी से उस पर निशाना साधा और गोली चला दी। मेरे शॉट पर वह उछला और पीछे की ओर कहीं गायब हो गया, जबकि दूसरा बाघ खड्ड की ओर कहीं भाग गया। इससे पहले कि मैं दूसरी बार ट्रिगर दबा पाता, वह मेरी नजर से ओझल हो चुका था। मैंने जिस बाघ को गोली मारी थी वह फिर से नहीं हिला, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह मर चुका है, उस पर पत्थर फेंकने के बाद मैं उसके पास गया और मुझे बहुत निराशा हुई, क्योंकि करीब से देखने पर मुझे पता चला कि मैंने गलती की थी और शावक को गोली मार दी थी। एक ऐसी गलती जिसकी वजह से अगले 12 महीनों में जिले में 15 लोगों की मौत हो गई, और संयोग से मेरी खुद की जान भी जाते जाते बची। निराशा कुछ हद तक इस विचार से कम हुई कि इस युवा बाघिन ने भले ही स्वयं किसी मनुष्य को न मारा हो, संभावित अपनी बूढ़ी मां को मारने में सहायता जरूर की होगी, और किसी भी मामले में मानव मांस पर पली होने के कारण यह मेरी भावनाओं को शांत करने के लिए एक संभावित मानव भक्षी या नरभक्षी के रूप में वर्गीकृत की जा सकती थी। खुले मैदान में सहायता और आवश्यक उपकरणों के साथ बाघ की खाल उतारना आसान काम है, लेकिन यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि मैं अकेला था, चारों ओर से घने आवरणों से घिरा हुआ था, और मेरा एकमात्र उपकरण एक कलम चाकू था। और हालांकि नरभक्षी से पकड़े जाने का कोई वास्तविक खतरा नहीं था, क्योंकि बाघ कभी भी अपनी आवश्यकता से अधिक शिकार नहीं करते, फिर भी मेरे मन में एक असहज भावना थी कि बाघिन वापस आ गई है और मेरी हर गतिविधि पर नजर रख रही है। कठिन काम पूरा होने से पहले सूरज ढलने वाला था, और चूंकि मुझे जंगल में एक और रात बितानी थी, इसलिए मैंने वहीं रहने का फैसला किया। बाघिन एक बहुत बूढ़ी जानवर थी, जैसा कि मैं उसके पैरों के निशानों से देख सकता था, और उसने अपना पूरा जीवन ऐसे जिलों में बिताया था जहां हथियारों की संख्या उतनी ही थी जितनी कि उन्हें इस्तेमाल करने वाले आदमियों की। फिर भी उसने आदमी और उनके तौर तरीकों के बारे में कुछ नहीं सीखा था। इस बात की संभावना थी कि वह रात के समय वहां शिकार करने आए और रात भर वहीं आसपास के इलाके में गश्त लगाए। मेरे लिए पेड़ का चयन अनिवार्य रूप से सीमित था, और जिस पेड़ पर मैंने वह रात बिताई वह सुबह तक सबसे अधिक असुविधाजनक साबित हुआ, जिस पर मैंने पूरे 12 घंटे बिता दिए। बाघिन रात भर बीच बीच में आवाजें देती रही, और जैसे जैसे सुबह करीब आ रही थी उसकी आवाजें धीमी होती गई, और अंत में मेरे ऊपर सामने की एक पहाड़ी पर उसकी आवाज कहीं गायब हो गई। तंग, अकड़न और भूख से व्याकुल मैं 64 घंटे से बिना भोजन के था, और मेरे कपड़े मुझसे चिपके हुए थे। रात में 1 घंटे तक बारिश हुई थी। जब वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी तो मैं पेड़ से नीचे उतरा और बाघ की खाल को एक
कोट में बांधने के बाद दलकानिया के लिए चल पड़ा। मैंने कभी भी बाघ की खाल का वजन नहीं किया है, और यदि सिर और पंजे, जिन्हें मैं उस दिन 15 मील तक लेकर चला था, उसका वजन अगर शुरू में 40 पाउंड होगा, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि भीग जाने के बाद उसका वजन कम से कम 200 पाउंड हो गया होगा। एक आंगन में, जो नीले स्लेट के एक बड़े स्लैब से घिरा हुआ था और जिसमें 1 दर्जन घर थे, मैंने अपने आदमियों को 100 से ज्यादा ग्रामीणों के साथ बैठक करते हुए पाया। 2 घरों के बीच 1 गज चौड़ी गली से मेरा आना किसी ने नहीं देखा, और जब मैं कीचड़ और खून से लथपथ होकर बैठे हुए आदमियों के घेरे में लड़खड़ाते हुए पहुंचा, तो मुझे जो स्वागत मिला वह मेरी यादों में हमेशा के लिए जिंदा रह जाएगा। मेरा 40 पाउंड का तंबू गांव से 100 गज की दूरी पर पराली के खेत में लगाया गया था। मैं बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचा। नजदीक से उधार लिए गए 2 सूटकेस और तख्तों से बनी एक मेज पर मेरे लिए चाय परोसी गई। बाद में गांव वालों ने मुझे बताया कि मेरे आदमी, जो कि सालों से मेरे साथ रह रहे थे और ऐसे कई अभियानों पर मेरे साथ गए थे, यह मानने से इनकार कर रहे थे कि नरभक्षी ने मुझे अपना शिकार बना लिया है। मेरे लौटने की उम्मीद में रात दिन केतली को उबाल रहे थे, और इसके अलावा उन्होंने दलकानिया और आसपास के गांवों के प्रधान द्वारा अल्मोड़ा और नैनीताल को यह रिपोर्ट भेजने का कड़ा विरोध किया था कि मैं लापता हूं। गांव में सभी के सामने मैंने स्नान ले लिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मुझे कौन देख रहा है। मैं बहुत थका हुआ और गंदा महसूस कर रहा था। इसके बाद मैंने भरपेट भोजन किया और मैं सोने की ही सोच रहा था, तभी अचानक एक तेज बिजली की चमक के साथ तेज गड़गड़ाहट होती है और तूफान आने का संकेत मिलता है। खेत में तंबू की खूंटियों का बहुत कम उपयोग होता है, इसलिए जल्दी जल्दी लंबी खूंटियां लाई गई और उन्हें जमीन में गाड़ दिया गया, और इन खूंटियों से तंबू की रस्सियां बांध दी गई। अधिक सुरक्षा के लिए शिविर में उपलब्ध सभी रस्सियों को तंबू के ऊपर क्रॉस की शेप में खूंटियों से बांध दिया गया। हवा और बारिश का ये तूफान 1 घंटे तक चला, और यह छोटे तंबू में अब तक का मेरा सबसे बुरा तूफान था। कई रस्सियां कैनवास से उखड़ गई, लेकिन खूंटियां और क्रॉस की गई रस्सियां टिकी रहीं। मेरा अधिकांश सामान भीग गया था और तंबू में एक सिरे से दूसरे सिरे तक कई इंच गहरी एक छोटी सी पानी की धारा बह रही थी। हालांकि मेरा बिस्तर अपेक्षाकृत सूखा था और 10 बजे तक मेरे आदमी सुरक्षित रूप में उस घर के बंद दरवाजों के पीछे चले गए जिसे गांव वालों ने उनकी देखरेख में रखा था, जबकि मैं एक लोडेड राइफल के साथ 12 घंटे की नींद सोने के लिए उस जगह उपस्थित था। आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है और अगर वीडियो यहाँ तक देख ली है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद। The Animal Central।